दोस्तों, अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की जो है प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। देखिए, अभी बहुत सारी एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन आया है और उसका जो है आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करिए, ताकि जो है 2024 आप लोगों के लिए एक ऐसा साल गुजरे जिसमें आप लोगों को जो है जॉब मिल जाए और आप अपने माता पिता का सपना को जो है साकार कर सके। अभी जो है आपको हम बता चुके हैं कि बिहार जो सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी था, उसका प्रीलिम्स का जो है रिजल्ट आ चुका है। इसके पश्चात जो है अब मेंस होना बाकी है और बिहार एसएससी का भी जो है प्रीलिम्स होना बाकी है। तो ये दो एग्जाम हो गया बिहार के लिए। और टीचर का तो अभी जो है फिर से जो थर्ड जो है वो आना अभी बाकी है। अभी तो बिहार में उथल पुथल चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा संभावना कम हो गया है। अब उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया का बहुत ही बड़ा स्टेट है और गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बहुत सारे बच्चे जो है प्रिपरेशन करते हैं इन दोनों स्टेट का ना। तो इन दोनों स्टेट में जो है मेजर वैकेंसी अभी जैसे कि हम बात करते हैं कि यूपी पुलिस की, तो वहां भी जो है यूपी पुलिस की वैकेंसी है और बिहार में भी बिहार पुलिस की वैकेंसी है और इसका भी एग्जाम होना बाकी है। तो उसका भी आप लोग प्रिपरेशन करिए, बहुत ही अच्छी तरीके से करिए। और सेंट्रल में हम जब देखते हैं तो सेंट्रल में अभी तो रेलवे की वैकेंसी बहुत ही कम आई है, आपको हम बता ही चुके हैं। अब आने वाली जो वैकेंसी है रेलवे की, उस पर आप लोग भी फोकस करिए। और जो एसएससी जीडी की है, जिसकी हाइट हुई है उस के मुताबिक जो जीडी मांग रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वही जॉब है जो एसएससी जीडी निकला है, उसका भी आप लोग प्रिपरेशन करिए बहुत ही अच्छी तरीके से। और जहां तक साइंस का सवाल है, तो साइंस में हम लोग जो है फिजिक्स पढ़ रहे हैं और साथ में बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। तो ये दो जो सब्जेक्ट है वो आपको जो है पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोग बने रहिए। और हम लोगों का जो टारगेट है कि बच्चों को जो अधिक से अधिक फायदा होना चाहिए ना। क्योंकि होता क्या है कि अभी यूट्यूब पर आप लोग देखिएगा तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है और वहां पर आप लोगों को पढ़ाने को जो है बहुत सारा कंटेंट मिलेगा पढ़ने को। लेकिन होता क्या है कि आप देखिएगा डीप से, यानी छोटी छोटी बातों को जो है समझाने का प्रयास बहुत कम टीचरों के द्वारा किया जाता है। एक बच्चा हमसे बोल रहे थे कि सर इतना डीप में आप जाते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि हम जो है 11 12 का तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों को हम कहना चाहेंगे, देखिए कि प्रिपरेशन आप जो है कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, हम समझ रहे हैं, लेकिन आपको छोटी छोटी बातें का जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, जो आप 10th क्लास में या उससे पहले नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट आप इधर आ गए हैं कि आपको जो है प्रिपरेशन करनी है। तो उन बच्चों की थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनका भी हम ख्याल रखते हैं और एक एक जो बात है छोटी छोटी चीजों को हम लोग है बताने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा। हम जिस प्रकार से आपको पढ़ाते हैं वो पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको समझ में आता होगा। बस इतना ही काफी है कि आपको समझ में आ जाए और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाए ना। तो मेरा यही सपना है कि आप लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। देखिए, कहा जाता है कि गरीबी जो होती है ना, वो जो है सब कुछ सिखा देता है। अगर पैसा में सॉरी अगर जेब में 1 रुपया भी नहीं हो ना, अगर खाने के लिए अनाज भी नहीं हो, रहने के लिए घर नहीं हो, तो इंसान को जो है सब कुछ सिखा देता है जिंदगी। कोई भी दुनिया का टीचर उसको नहीं सिखा सकता है जितना कि इन तीन चीज मिलकर सिखा देता है। रहने के लिए घर नहीं हो, खाने के लिए रोटी नहीं हो और जेब में 1 रुपया भी नहीं हो ना, तब जो आपको जिंदगी सिखाती है ना, वो जिंदगी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और उस प्रकार से जो है आप लोग जो है अपने माता पिता के परिवेश को अपने दिमाग में रखकर और स्टडी को कंटिन्यू करिए कि आपके माता पिता किस प्रकार से आपकी परवरिश किए हैं और आपको जो है पढ़ाने लिखाने के लिए जो है किस प्रकार से मेहनत की है, उनकी मेहनत को आप जाया नहीं होने दीजिए। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर था वो चल रहा था, जिसका नाम था गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे और बहुत हद तक जो है आपको बता भी दिए थे बेसिक चीजें जो होती है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्व बल क्या होता है, जो दो मेजर डिफरेंस हम बताए थे कि गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहेंगे और गुरुत्व बल किसको कहेंगे। गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा किए थे हम लोग, और कैपिटल जो जी था जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उम्मीद करते हैं आपको जो है कैपिटल जी का वैल्यू पता होगा। देखिए, होता क्या है, जब हम पूछते हैं कि कैपिटल जी का मान बताइए, तो आप लोग क्या बोल देते हैं, 6.67 इंटू 10⁻−11। यहां तक बोल के रुक जाते हैं। बड़ी दिक्कत वाली बात है। यहीं तक जो है इसका मान अटक नहीं जाता है, आगे भी चलता है ना। आगे आपका जो है ये अधूरा चीज हो गया। इसके साथ साथ आपको हम बोलेंगे कि बाबू जाओ 10 किलो ले आओ, आपके दिमाग में आएगा पगला तो नहीं गया है, 10 किलो ले आओ, क्या 10 किलो ले आओ, कुछ तो बोलिए, आगे बोलिए क्या लेना है। तब हम बोलेंगे जाओ चीनी ले जाओ, चावल ले आओ, कुछ भी बोलेंगे हम, 10 केजी चावल ले आओ।
तो सिर्फ 10 केजी बोलने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए यहाँ पर हमको जो है मात्रक भी बोलना पड़ेगा। आखिर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये पूरा जो है आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके आपका कंप्लीट होगा जी का वैल्यू। ये नहीं कि आधा लिख दिए ये छोड़ दिए, यही तो मेन चीज है ना। इसी को जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अपने जो है चैप्टर पर हम लोग आते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अब आज हम लोग पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो पिछला क्लास था आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, जहां पर समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए उस चीजों को कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, फिर से इसको बताया जाए नेक्स्ट वीडियो में ना, फिर हम प्रयास करेंगे आप लोगों को बताने का। तो पिछले क्लास में हम लोग लास्ट में हम चर्चा किए थे और वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आज। गुरुत्वाकर्षण में हम बताए थे कि किस प्रकार से जो गुरुत्व त्वरण है, जो छोटका जी का मान है। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, आप लोग बताइएगा, छोटका जी और बड़का जी। छोटका जी जो है उसको बोलते हैं गुरुत्व त्वरण, इसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो गुरुत्व त्वरण हो गया, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अभी दोनों में से आपको बताना है कि दोनों में से कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, जरूर आया होगा। अगर नहीं आया तो अभी आपको यह समझ में आ जाएगा कि दोनों में से सदिश राशि, क्योंकि सदिश राशि और अदिश राशि हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो आप आंसर करिए, दोनों में से कौन सदिश राशि है कौन अदिश राशि है। आपको जब हम पढ़ाए थे एक्सीलरेशन यानी त्वरण पढ़ाए थे, उसी समय हम बताए थे कि त्वरण जो होता है क्या होता है, वो सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होता है त्वरण। तो ये भी तो एक प्रकार का त्वरण है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। ये हो जाएगा सदिश। अब देखिए इसमें क्या है, सिर्फ परिमाण है, दिशा है ही नहीं। जी का वैल्यू जो है कैलकुलेट किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। आपको हम बताए थे कल कि हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है इसका मान को कैलकुलेट किया गया और जी को भी जो है बताया गया कि जी जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो ये क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। जहां पर आप लोग इन दोनों के बीच संबंध देखे थे, संबंध बोलिए अंतर बोलिए कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो वहीं पर जाकर इसको भी लिख लेना है कि छोटका जी क्या होता है, सदिश होता है, और बड़का जी क्या होता है, अदिश होता है। अब हम चर्चा करते हैं फिर से थोड़ा सा, क्योंकि हम कल बोले थे कि आज मतलब अगले क्लास में कि फॉर्मूला बताएंगे कि पृथ्वी पर जो है अगर पृथ्वी के सतह से एच ऊंचाई ऊपर जाते हैं या कुछ दूरी ऊपर जाते हैं तो जी का मान वेरी करता है ना। आपको हम बताए थे कि पृथ्वी का जो विषुवत रेखा होता है, पृथ्वी की विषुवत रेखा से आप ध्रुव की ओर जाएंगे ना। एक फोटो हम बताते हैं और उसके माध्यम से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक फोटो समझिए, कल जो 5 पॉइंट हम लिखाए थे, मान लीजिए ये पृथ्वी है, अर्थ है, अर्थ के बीच में जो है ये विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा हो गया, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा क्या है, ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा ना। विषुवत रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है, उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, ये सब चीजें जो है आपको जो है ज्योग्राफी में पढ़ाई जाएगी। लेकिन फिजिक्स में जितना जरूरत होगा उतना हम प्रयास करेंगे आपको बताने का। देखिए विषुवत रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है, नोट करिएगा, विषुवत रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसको हम लोग जो है विषुवत रेखा कहेंगे। और विषुवत रेखा के जो ऊपर का एरिया होता है उसको बोलते हैं उत्तरी, मतलब उत्तरी भाग, यानी ये उत्तरी गोलार्ध भाग बोलिए या गोलार्ध बोलिए, क्योंकि ये गोल है पूरा, तो गोल का आधा भाग क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है, यानी गोला का आधा गोलार्ध। ये हो गया दक्षिणी भाग, तो इसलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो ये अर्थ जो है अर्थ, अब ये विषुवत रेखा हो गया, इसको हम लोग 0 डिग्री भी कहते हैं। 0 डिग्री रेखा या इसी को बोलते हैं क्या, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखिए अभी हम आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ना है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाना है। अब होता क्या है कि विषुवत रेखा पर पूछा जाता है कि जी का मान क्या होगा, यानी जो स्मॉल जी होता है, जिसका आप जानते हैं कि वैल्यू जो पृथ्वी के सतह पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वही आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर जी का वैल्यू क्या होगा, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है। देखिएगा यहां पर एक पॉइंट नोट करिएगा, जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि अगर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर अगर हम जाते हैं, पोल पर जाते हैं,
क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर दो पोल है, एक है उत्तरी, एक है दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव जाइए, यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल। ऊपरी सॉरी ऊपर में जाइएगा तो उत्तरी ध्रुव और नीचे जाइएगा तो दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों पर आप जाइएगा तो जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। कल हम लिखाए थे, आप जो है इस पॉइंट को नोट किए होंगे कि ध्रुव पर जो होता है, ध्रुव पर यानी पोल पर जी का मान मैक्सिमम होता है ना। तो अर्थ का ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। तो वो एरिया कौन सा है, ये पोल है, दोनों पोल, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अब हम बात करते हैं कि जी का मान जो है सबसे न्यूनतम कहां पर होगा। तो न्यूनतम हो जाएगा आपका कहां पर, विषुवत रेखा पर। ये विषुवत रेखा जो आपको दिख रहा है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अब हम बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विषुवत रेखा से ऊपर की ओर अगर हम जाएंगे, यानी किधर की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर, या कह सकते हैं सीधे ऐसे कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। अब ध्रुवों मतलब दोनों ध्रुव, ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है जी का मान, और विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे जी का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, यानी ये इंक्रीज करेगा। और सबसे अधिकतम कहां पर मिलेगा, तो पोल पर। अब जस्ट उल्टा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि ध्रुव से पृथ्वी के ध्रुव से जब हम विषुवत रेखा की ओर चलते हैं तब जी के मान में परिवर्तन क्या होगा। तो आप बोलिएगा, जब हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे तब जी का मान घटेगा। क्या हो जाएगा, जी का मान घटेगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर जी अधिकतम होगा, कहां पर जी न्यूनतम होगा। कल आपको हम एक पॉइंट और बताए थे कि अगर पृथ्वी के केंद्र पर जो सेंटर होता है पृथ्वी का, वहां पर चल जाइएगा तब वहां पर जी का मान 0 हो जाता है ना। तो जी का मान पृथ्वी, कौन सा पूछेगा, पृथ्वी का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर स्मॉल जी का मान 0 होगा। तो आप बोलिएगा कि वैसा क्षेत्र है पृथ्वी का सेंटर ना। सेंटर पर जाइए तो जी का मान क्या हो जाएगा, आपका 0 देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि पृथ्वी को अगर अचानक से रोक दिया जाए, पृथ्वी को अचानक से क्या किया जाए, रोक दिया जाए, तब जी के मान में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। गौर करिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पृथ्वी क्यों, आप जानते हैं पृथ्वी जो है मूव कर रही है, घूम रही है, अपने अक्ष पर जो है पृथ्वी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है ना। तो क्या होता है कि पृथ्वी जो है घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इस प्रकार से जो है पृथ्वी की ऐसे करके घूम रही है। जब ये घूम रही है, अगर उसको अचानक से रोक दिया जाए, एकदम पृथ्वी रुक जाए, शांत हो जाए, तब जी के मान में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा पृथ्वी पर। तो उस कंडीशन में ध्रुव और विषुवत रेखा पर, दोनों पर जो है जी का मान बराबर हो जाएगा। जब पृथ्वी रुक जाएगी तब जी का मान विषुवत रेखा और ध्रुव, ये दोनों पर जो है जी का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। जब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चलना बंद कर दे तो विषुवत रेखा विषुवत रेखा एवं एवं ध्रुवों पर जी का मान बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको जो है सही से आप लोग देखिए। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चलना बंद कर दे, पृथ्वी जैसे आप अक्ष पर घूम रही है, ये घूमना बंद कर दे, उस कंडीशन में जी का मान जो होगा विषुवत रेखा और ध्रुव दोनों पर बराबर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते थे, एक जगह मैक्सिमम था ना, जब पृथ्वी घूम रही थी, एक जगह मैक्सिमम था, एक जगह मिनिमम था। लेकिन जब ये रुक जाएगा तब क्या होगा, दोनों जगह बराबर हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा, जी का मान बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो आप नोट करिए। अब एक क्वेश्चन और आता है कि पृथ्वी जब घूम रही है, गौर करिएगा, पृथ्वी जब घूम रही है और उसके गति को बढ़ा दिया जाए, गति को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए,
तब जी का मान में परिवर्तन देखने को मिलेगा या परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। ये 2 पॉइंट बनता है। जब गति बढ़ा दिया जाए, जितना भी गति है, मान लीजिए पृथ्वी का जितना गति है उसके मुकाबले उसको थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं, ना? जब पृथ्वी की गति को हम बढ़ा देते हैं, तब जी के मान में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, जब आप गति बढ़ाइएगा, तब क्या होगा? ध्रुव पर जीव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन विषुवत रेखा पर क्या होगा? कम हो जाएगा जी का मान। जितना पहले था, उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन ध्रुव पर जीव के मान में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। किस कंडीशन में? जब हम इसके घूर्णन गति को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, उसको जब हम बढ़ाते हैं, उस कंडीशन में जी का मान ध्रुव पर परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कहां पर परिवर्तन होगा? तो विषुवत रेखा पर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो देखिए, अभी जो है आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ रहा होगा, क्योंकि कल भी 4-5 पॉइंट आप लोग लिखे थे कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब हम क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है, फिर नीचे की ओर आते हैं फिर भी जी का मान घटता है ना। तो ऊपर मतलब क्या? ऊपर मतलब मान लीजिए विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाइएगा और नीचे की ओर जाइएगा। कल हम विषुवत रेखा की चर्चा नहीं किए थे, कल हम पृथ्वी की सतह की चर्चा किए थे। पृथ्वी की सतह से अब अंतरिक्ष में जा रहे हैं, मान लीजिए पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तब क्या होगा? जी का मान घटेगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या बोल रहे थे? अभी अभी हम पॉइंट बोल रहे थे, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं। ये हम आपको जो है पृथ्वी पर हम घुमा रहे हैं। कहां से? तो विषुवत रेखा से घुमा रहे हैं कहां पर? ध्रुव की ओर। तो वो कल वाला पॉइंट अलग चीज है, आज वाला अलग चीज है। कल वाला हम क्या बोल रहे थे? पृथ्वी के ऊपर जाइए, पृथ्वी से ऊपर मान लीजिए अंतरिक्ष में जाइए, आप पृथ्वी से नीचे जाइए, गड्ढा खोद के पृथ्वी के नीचे जाइए। ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या कमी देखने को मिलता है ना। तो वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी का जो है घूर्णन गति है, उसको बढ़ाते हैं तब क्या परिवर्तन होगा, उसको घटाते हैं तब क्या परिवर्तन होगा। देखिए, पृथ्वी का घूर्णन गति को घटाने या बढ़ाने से ध्रुव पर जी के मान में परिवर्तन नहीं होता है। इतना नोट करिएगा। यहां पर लिख लेते हैं एक पॉइंट, देखिए आप लोग भी लिखिए। पृथ्वी के पृथ्वी के घूर्णन घूर्णन गति को बढ़ाने एवं घटाने पर ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ाने एवं घटाने पर ध्रुवों पर जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना जी का वैल्यू है ध्रुव पर, उतना ही रहेगा, चाहे वो स्पीड बढ़ जाए या स्पीड घट जाए। तो ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन कहां होगा? तो विषुवत रेखा पर होगा। अब अगला पॉइंट हम लिखेंगे विषुवत रेखा पर। क्या करिए, एक फोटो बना लीजिए यहाँ पर ऐसे करके, विषुवत रेखा बना लीजिए और लिखिए यहाँ पर न्यूनतम। विषुवत रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। न्यूनतम। यहाँ पर लिखिएगा अधिकतम। अधिकतम ना, ये क्या है? जी का मान है। जी का मान है। तो इस प्रकार से आप फोटो बना लीजिए और 3 पॉइंट यहाँ पर हम लिखे, तीनों पॉइंट आप लोग जो है नोट करिए। फिर हम आगे बताते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, पृथ्वी के गति को, पहले तो ये दोनों पॉइंट लिखेंगे क्योंकि इसमें विषुवत रेखा पर क्या होगा, एक बार घटेगा एक बार बढ़ेगा। इसके पश्चात एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर पृथ्वी की जो स्पीड है, अभी घूर्णन की जो स्पीड है, उससे अगर 17 गुना बढ़ा दें, देखिए ये कैलकुलेट किया गया है, 17 गुना अगर बढ़ा दें, तब क्या होता है? पृथ्वी के विषुवत रेखा पर, जो विषुवत रेखा है, वहां पर जी का मान शून्य हो जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछने की संभावना रहता है और पूछता भी है कि अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को अगर 17 गुना बढ़ा दें, तब विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे, आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है आप लोग नोट करिए
कि पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने एवं घटने पर विषुवत रेखा का मान क्रमशः क्रमशः घटता एवं बढ़ता है। देखिएगा अगला पॉइंट, पृथ्वी के घूर्णन गति, शॉर्ट में लिखते हैं, घूर्णन गति बढ़ने पर, अब यहां पर लिखते हैं घटने पर, क्योंकि बार बार इतना लिखेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है और वीडियो भी लंबा हो जाता है, इसलिए हम चाहते हैं शॉर्ट में वीडियो भी हो। तो बढ़ने पर विषुवत रेखा, यहां पर क्या होगा, जी का मान माइनस मतलब कम हो जाएगा, यहां पर जी का मान प्लस मतलब अधिक हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर विषुवत रेखा पर क्या होगा, जी का मान कम हो जाएगा, नेगेटिव लगा दिए, इसका मतलब जो है जी का मान जितना विषुवत रेखा पर होता है उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा जब घूर्णन गति बढ़ेगा। लेकिन जब घूर्णन गति घटेगा, जितना भी मान लीजिए घूर्णन गति है पृथ्वी का, अगर उससे अगर घटा दें तब क्या होगा, जी का मान जो हो जाएगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जितना है उससे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये था अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी पर कहां कहां जो है जी के मान में परिवर्तन होता है, आपको ये पूरी तरीके से पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे कि चांद पर, कभी कभी आपसे पूछा जाता है चांद पर जी का मान क्या होता है ना। तो जब हम चांद पर की बात करते हैं, चांद की बात, तो चांद पर जो जी का मान होता है 1/6 गुना हो जाता है। मतलब अगर पृथ्वी पर मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी पर जी का मान जी है, जी का मान क्या है, जी है, तो यही जो है g/6 हो जाता है कहां पर, ये चंद्रमा पर। देखिए जी का मान पृथ्वी पर क्या है, जी है, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वही जी का मान चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, मतलब घटकर, यानी जी का मान जो है चंद्रमा पर बहुत ही कम होता है, यानी 1/6 हो जाता है, समझे। और पृथ्वी पर जो है ये जी तो जी ही है, लेकिन जी का मान चांद पर जाने पर क्या होता है, कम हो जाता है। कितना कम होता है, तो 1/6। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा है एग्जाम में, कि चंद्रमा पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है। तो चंद्रमा पर यानी चांद पर, मून पर जो जी का वैल्यू होता है वो 1/6 हो जाता है, यानी घटकर 1/6 हो जाता है ना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या बनता है। जो फॉर्मूला आता है कि जब हम पृथ्वी के सतह से, क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हम पृथ्वी के सतह से किसी वस्तु को कुछ ऊंचाई पर ले जाते हैं तब जी के मान में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा ना। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पूछता है, क्योंकि सतह पर जी का मान कुछ और होगा ना, और कुछ ऊंचाई पर जाने पर जी का मान आप जानते हैं घटता है, तो घटता है तो कितना घटता है ना, तो फॉर्मूला होनी चाहिए ना। चलिए अब क्या करिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम मिटाएंगे पूरी तरीके से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे आप लोग ध्यान से देखिए कि अब जो है बहुत ही बेहतरीन आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, जिससे आपको जी का वैल्यू कैलकुलेट करने में मदद मिलेगी। अब जी का वैल्यू जो होता है पृथ्वी के ऊपर जाने पर, नीचे आने पर और सेंटर पर, ये 3 पॉइंट हम लिखाएंगे और देखिएगा फॉर्मूला किस प्रकार से आता है। अब यहां पर आपको जो है फॉर्मूला हम डिराइव करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप जो है तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की, और इसमें क्या होता है, इसमें आपको फॉर्मूला याद करनी पड़ती है। ये नहीं कि मतलब आपको कहां से फॉर्मूला आया, कैसे आया, इसको ड्राइव करके दिखाइए, हम दिखा भी देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें जो है 11th-12th में पढ़ने की चीजें हैं, अगर वहां पर आप लोग नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या करिए, याद कर लीजिए ऐसे होता है, इससे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा वो हम बताएंगे आपको, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ये है पृथ्वी ना, पृथ्वी है, अब पृथ्वी का ये सतह है, ये पृथ्वी का सतह है, ये केंद्र है, और यहां से जो है ये त्रिज्या है पृथ्वी की आर, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसको हम लोग मान लेते हैं एम। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना मान लिए, एम। और पृथ्वी से केंद्र, आप लोग जानते होंगे कोई वृत्त होता है, कोई सर्कल होता है, तो सर्कल के केंद्र और परिधि को जो मिलाती है जो रेखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस कहते हैं ना। तो क्या होता है, यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ पर ये जो आपको सरकमफ्रेंस दिख रहा है, परिधि दिख रहा है,
उसको जब हम मिला दिए, ये क्या बन गया, ये मान लीजिए कोई ग्रह है, ग्रह मतलब पृथ्वी ही मान लेते हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो ये हो गया रेडियस। अब यहां पर कोई वस्तु पहले से है, पहले से यहां पर कोई वस्तु है, तो इस वस्तु पर जो है कितना गुरुत्व जो है बल, यानी कितना गुरुत्व बल लग रहा है, किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा, गुरुत्व बल कितना लग रहा है और उससे जो है कितना गुरुत्व त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ये हम कल आपको हम बता चुके हैं। तो आपको पता है जी बराबर जो होता है जी एम बट्टा आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम कल आपको हम बता चुके हैं कि पृथ्वी के सतह पर अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु का जी का वैल्यू क्या होगा, जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू क्या होगा, तो कैसे हम निकालेंगे, जी एम बट्टा आर स्क्वायर, जी एम बट्टा आर स्क्वायर मतलब ये कोई वस्तु को अगर पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है तो उस वस्तु का जो है गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग जो है उसका गुरुत्वीय त्वरण हम कैलकुलेट करेंगे, जी बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर। यहाँ पर जी क्या है, तो जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जो हम कल बताए थे आप लोग को, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहाँ आया था, तो न्यूटन ने एक थ्योरी दिया था जिसको हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं, और उसी नियम में एक चीज जोड़ दिया, किसने, तो हेनरी कैवेंडिश ने जोड़ा था और जी के मान को कैलकुलेट करके भी बताया था ना। तो अब हम बात करते हैं कि यही वस्तु अभी तो पृथ्वी की सतह पर है, यही वस्तु जो है कुछ ऊंचाई पर चल जाता है, यानी पृथ्वी से कुछ ऊपर चल जाता है, तो हम मान लेते हैं ये वस्तु जो है, ये वस्तु ऐसे करके h ऊंचाई ऊपर चला गया। अब मान लीजिए यहां पर g है, यहां पर क्या है, g है सतह पर, अब सतह से ऊपर चल गया, कितना ऊपर चल गया, h ऊंचाई ऊपर चल गया, तो वहां पर g का मान क्या होगा, वहां भी तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वहां पर हम मान लेते हैं जी डैश, जी डैश मान लेते हैं, यहां पर जी मान लिया और यहां पर जी डैश। अब जी डैश का वैल्यू क्या होगा हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो देखिएगा जी डैश जब हम निकालेंगे h ऊंचाई, यहां पर एक लाइन लिखिए तब आपको जाकर समझ में आएगी, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, ये आप लोग जो है हेडिंग के तौर पर लिखिए। अब हम नीचे कैलकुलेट करके हम बताएंगे या कौन से फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो है पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर कोई वस्तु का हम लोग g का मान कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल g का मान। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे जी डैश बराबर, जी डैश बराबर, देखिए यहां पर क्या था, आर था, आर कहां तक जाता है, ये सतह तक जाता है आर, लेकिन आर को भी पार कर गया, आर को भी पार कर गया, आर से ऊपर चला गया वस्तु, तो हम लिखेंगे जी एम बट्टे आर प्लस एच, कितना ऊपर गया, तो एच हाइट ऊपर चला गया, तो आर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया आपका फॉर्मूला। देखिए जब हम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे वहां पर सब कुछ दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एम का वैल्यू यानी द्रव्यमान दिया रहेगा ग्रह का, उसके बाद आर का वैल्यू, जैसा कि आप लोग को कल हम बताए थे कि पृथ्वी का जो त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर होता है ना, जब आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे उस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है कि पृथ्वी के सतह से 10 मीटर या 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई वस्तु स्थित है, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, पृथ्वी का त्रिज्या इतना है, तो बताइए कि 10 मीटर या 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उस वस्तु का जी का मान क्या होगा, तो कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे, इसी फॉर्मूला को लगाएंगे, जी डैश बराबर जी एम बट्टा आर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वहां पर ये फॉर्मूला आपको काम आएगा, इसलिए अभी हम बताते हैं, इसको आप नोट करिए और याद करने की कोशिश करिए, इसको याद करिए, लेकिन याद नहीं होगा, हम दावा के साथ कहते हैं आपको फॉर्मूला कितना भी रट लीजिए याद होने वाला नहीं है, इसका एक ही दवाई है कि बार बार इसको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन के साथ खेलिए, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक ये फॉर्मूला याद होने वाला नहीं है ना। आगे हम बढ़ते हैं कि अगर वही वस्तु
h ऊंचाई ऊपर गया, वही वस्तु क्या हो, पृथ्वी की h ऊंचाई नीचे आ जाए। क्या करे, पृथ्वी के h ऊंचाई नीचे आ जाए, यानी ये वस्तु जो उल्टा उधर ऊपर नहीं जाके नीचे आ जाए, तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या किस प्रकार से जो हम लोग जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, h ऊंचाई नीचे आने पर g का मान, h ऊंचाई जब नीचे आ जाता है तब g का मान क्या होगा। या मान लीजिए h ऊपर हो गया तो इसका नाम हम बदल देते हैं, h की जगह पर क्या कर दें, d कर देते हैं। x करिए, जो भी मानना आपको मानिए, d मानिए, s मानिए, f मानिए, जो भी मानना है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस है तो इसको हम लोग d मान लेते हैं। यानी d d डिस्टेंस जो है वो नीचे आ गया, वो वस्तु मान लीजिए ये था त्रिज्या, और यहां से जो है ये वस्तु कहां गया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, और ये d d दूरी जो है वो नीचे की ओर खिसक गया। तो यहां पर g का मान क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं सतह का g का मान सतह पर तो एकदम फिक्स है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो पृथ्वी के सतह पर, लेकिन सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है ना। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे g डैश, क्योंकि यहां पर भी क्या आएगा, g डैश बराबर g इंटू 1 - d/r। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है और आपको जो है याद रखना है। आप ये नहीं बताएंगे कि ये जो फॉर्मूला जो लिख रहे हैं वो कहां से आया। अगर ये हम लगाने लगेंगे तो इसमें जो है बाइनोमियल थ्योरम जो है अप्लाई होता है। अब बाइनोमियल थ्योरम जो है आप लोगों को 11th 12th में जाकर वहां पढ़ना है, 11th क्लास में, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, और हमको अभी बताने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है कहां से फॉर्मूला आया है, किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करके यहाँ पर पहुंचाएंगे, ये जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि पढ़ना है कि जो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ना, तो उतना ही चीज हमको बताएंगे, और हम भी जो है इतना ही चीज बच्चों को बताते हैं जितना चीज जो है एग्जाम में आने की संभावना है ना। चलिए, तो 3 फॉर्मूला जो है बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, तीनों आपको याद रखना है। पहला, और एक फॉर्मूला भूल गए, वो भी तो लिखना है ना आपको, कल वाला रिवीजन करा देते हैं, एफ बराबर जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। कौन सा आर, छोटका आर स्क्वायर, ये भी तो फॉर्मूला को लेकर चलना है। इसको भी जो इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में फॉर्मूला आएगा उस सब फॉर्मूला को आप लोग एक पेज में लिखिए, कहीं पर एक पेज में, और दीवार पर चिपका दीजिए, क्योंकि ये सब फॉर्मूला भूलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है ना। तो आप क्या करिएगा, इसको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको नोट करके और एक जगह कर दीजिएगा। अब होता क्या है, देखिएगा, वस्तु जो है नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो एक ऐसा संभावना होगा वस्तु कहां पहुंच जाएगी, केंद्र पर। केंद्र पर मतलब यहां पर जब पहुंच जाएगी, इसका मतलब हो गया आर का जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू डी का हो जाएगा ना। तो जब उतना ही वैल्यू डी का हो जाएगा, देखिए डी बराबर आर हो जाएगा, तो डी बट्टा आर है, दोनों कट जाएगा, कट के क्या होगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। अब पहले से यहाँ पर 1 है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हो जाए जी डैश का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो कोई वस्तु अगर सतह से केंद्र की ओर जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप पहले से ही जानते हैं, आप लोग पहले से ही जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर जाता है तो उसका भी जी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो ये यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से जो है जी के मान में परिवर्तन पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्र में होता है ना। आप ब्रह्मांड में अभी कहीं भी जाइए, ब्रह्मांड में कहीं भी जाइए, जी का मान में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कौन सा जी, छोटका जी ना, लेकिन बड़का जी जो था एकदम, उसको कहीं भी उठा के ले जाइए वो परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो है जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एकदम फिक्स रहता है, वो कभी भी बदलने वाला नहीं है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जी के मान में परिवर्तन देखने को मिलता है ना। अब हम बात करेंगे, और आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तब हम आप बात करेंगे भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है, क्योंकि आपको जब से हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तब से हम भार की चर्चा नहीं किए, सिर्फ हम द्रव्यमान की चर्चा किए। जो मास होता है उसी के बारे में आपको हम बताए हैं, और जितना भी अभी क्वेश्चन सॉल्व किए फिजिक्स में उसमें सब जगह आप लोग देखे होंगे कि हम सिर्फ द्रव्यमान बोले, यानी मास बोलेंगे, कभी भी भार की चर्चा नहीं किए ना।
लेकिन बोलचाल में आप लोग बोलते होंगे भार यानी वजन, वेट ना, ये सब बोलते होंगे, लेकिन समझ में नहीं आता होगा कि भार क्या है और द्रव्यमान क्या है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है ना। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आप लोग हेडिंग डाल दीजिए द्रव्यमान यानी मास एवं भार। मास एवं भार में अंतर आप देखेंगे या समझेंगे कि दोनों होता क्या है, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, दोनों में समानताएं क्या है, ये सब हम लोग अभी देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए द्रव्यमान एवं भार। द्रव्यमान एवं भार, द्रव्यमान, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास, एवं भार, भार को क्या बोलते हैं, वेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, भार बोलते हैं। अब होता क्या है ये दोनों चीज, आप लोग को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जानना है। यहाँ पर हम लाइनिंग दे देते हैं, और इस साइड हो गया आपका द्रव्यमान और इस साइड हो गया आपका भार। इन दोनों में जो है मुख्य अंतर देखेंगे और दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये दोनों होता क्या है ना। तो देखिए जब आप द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान क्या होता है, ये पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है। अगर द्रव्यमान जो है 10 kg है, देखिए द्रव्यमान का आप लोग को हम बताए हैं जब फर्स्ट क्लास था, जब हम यूनिट पढ़ा रहे थे, डायमेंशन जब पढ़ा रहे थे, तो यूनिट में जब आधारी राशि आपको बताया गया होगा 7 आधारी राशि, उसमें से द्रव्यमान भी एक आधारी राशि था, और द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक था वो केजी था। तो यहां पर लिखेंगे एसआई मात्रक, पहला पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केजी। केजी यानी किलोग्राम ना, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केजी। अब आते हैं भार, क्योंकि भार के बारे में आप लोग को अभी पता ही नहीं था, अभी तक जो है आप जानते ही नहीं थे कि भार क्या होता है। लेकिन मास यानी द्रव्यमान आपको पता था कि किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान जो भी होता है 10 kg, 20 kg, 50 kg, उसी को हम लोग मास कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन भार जो है आपको पहली बार पता ही चल रहा है। तो गौर करिएगा कि किसी भी वस्तु का जो भी द्रव्यमान होता है उसको, और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सॉरी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमको निकल के आता है भार। भार क्या है, भार पृथ्वी के द्वारा जिस गुरुत्वाकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं भार। तो भार क्या होता है, mg, भार होता है mg। मास, देखिए मास यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तब उस वस्तु का हमको भार पता चलता है। मान लीजिए कोई 10 kg का वस्तु है तो उसका द्रव्यमान कितना है, 10 kg है, लेकिन उसका भार क्या होगा। आप लोग कहते होंगे बहुते भारी हो, फलानमा की बीबी जो है बहुते भारी है यानी बहुते मोटी है ना। तो भार उसका कैसे पता चलता है, जब उसके द्रव्यमान को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भार पता चलता है। देखिए द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। द्रव्यमान क्या होगा, सीधा सीधा 10 kg, 50 kg ऐसे करके हमको पता चल जाता है कि ये क्या है, उसका द्रव्यमान है। आमतौर जो गांव में चलता है, भाषा जो चलती है कि इसका वजन कितना है ना, वेट कितना है। वास्तव में जो वेट आप तोलते हैं वो वेट नहीं होता है, वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। लेकिन भार जब आप कहते हैं भार, तो उसके साथ साथ द्रव्यमान के साथ साथ क्या मल्टीप्लाई रहता है, तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान जो है मल्टीप्लाई रहता है। अब आप लोग भी जानते हैं एफ बराबर क्या था, एम ए, एफ बराबर एम ए था, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए डब्ल्यू बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। डब्ल्यू से हो गया वेट, देखिए ये भार, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू यहाँ पर वेट है यानी भार है। तो भार आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण और उस वस्तु का द्रव्यमान जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है, भार प्राप्त होता है। भार जो है, गौर करिएगा, भार है एक सदिश राशि है और द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है। तो यहां पर लिखेंगे यह अदिश राशि है, यह क्या है, अदिश राशि है। यह क्या हो गया, अदिश राशि हो गया। लेकिन जो द्रव्यमान है वह सदिश राशि होता है, क्योंकि उसका एक डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, और दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं,
सदिश राशि कहते हैं। यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो यह हो गया अदिश राशि, यह हो गया सदिश राशि। देख रहे हैं दोनों में कितना अंतर देखने को मिल रहा है आप लोगों को। अब इसका मान जो होता है, इसका मान जगह बदलने के साथ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि एक साथ जो है देख रहे हैं मौसम की तरह बदल तो न जाओगे। छोटका जी जो लगा हुआ है, यही जी छोटा बदलता है तो इसका वैल्यू बदल देता है, लेकिन एक साथ कोई है ही नहीं। आप कहिएगा ये छोटका जी, ये छोटका जी वो अलग नहीं है, वो केजी है। हम क्या लिखें शॉर्ट में, हम किलोग्राम को हम केजी लिखें और किलोग्राम का संकेत होता है केजी। तो ये नहीं समझिएगा सर के अलग है छोटका जी अलग है, बिल्कुल नहीं, वो दोनों मिलकर केजी है ना। लेकिन यहाँ पर अलग है, एम अलग है जी अलग है। एम मतलब हो गया मास यानी द्रव्यमान ना, और जी मतलब हो गया आप जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर जब जी बदलेगा तब इसका भार बदल जाएगा। कोई वस्तु का भार पूरे ब्रह्मांड में फिक्स नहीं है, बदलते रहता है। जब जी का मान बदलेगा तो उस वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा? भार बदलेगा। इसका मतलब यह परिवर्तनशील है। लिखिए यह परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। यह यह या यह पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलेगा। अगर आपका द्रव्यमान 10 केजी है, आपको चांद पर भी ले जाएंगे ना, वहां पर भी आपका द्रव्यमान जो है 10 केजी होगा, लेकिन भार बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि आपका भार जो है वहां पर इसलिए बदल जाएगा क्योंकि जी का मान बदलेगा। आप जानते हैं अभी जस्ट पहले हम बताए हैं कि जी का मान जो है चांद पर जाने पर 1/6 हो जाता है, यानी घट जाता है, 1/6 हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको नोट करिए। अब देखिए इसका मान जो है बदल जाता है, यह परिवर्तनशील है, यह अदिश होता है, इसका ऐसा मात्रा केजी होता है ना। ये मेजर जो आप लोग जो है परिवर्तनशील ये हो गया, ये परिवर्तनशील हो गया, ये सदिश राशि हो गया, और इसका जो है mg होता है, W बराबर mg होता है ना। अब भार किसको कहेंगे? तो पृथ्वी, पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसी बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। तो अगर परिभाषा लिखना है तो लिख सकते हैं यहां पर पृथ्वी। आप देखिए यहां पर हम पृथ्वी क्यों लिखें? पृथ्वी के अलावा कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी पिंड हो सकता है, लेकिन हम जो गुरुत्वाकर्षण अभी पढ़ रहे हैं पृथ्वी के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे ग्रह पृथ्वी के द्वारा जो भी गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है, उसी बल को हम जो है भार कहते हैं ना। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कर्षण बल को भार कहते हैं। किसी वस्तु पर देखिए पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। यानी जितने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो भार जो होता है पूरे ब्रह्मांड में बदलते रहता है और ये नहीं बदलेगा आपका। तो एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसको नोट करिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से, क्योंकि इतनी आसान तरीके से और इतना बेहतरीन तरीके से जो आपको बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप में कोई दिक्कत है, या हो सकता है कि आपका ध्यान कहीं और है। आप वीडियो को देख तो रहे लेकिन आपका ध्यान अपने कॉपी कलम किताब पर नहीं है। फोकस करिए, पढ़ाई लिखाई जो है फोकस मांगता है। जिस प्रकार से अपनी जो है गर्लफ्रेंड को पटाने में फोकस करते हैं एकदम, अरे तो हमको डिस्टर्ब नहीं करो, ऐसा बोलते हैं दोस्त लोग को, हमको डिस्टर्ब नहीं करो, अभी उसके पीछे हम जा रहे हैं, देखना अभी छुट्टी हुआ देखो उसके घर तक जाएंगे। तो जितना फोकस उधर करते हैं थोड़ा सा इधर भी कर लिया करिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जो है फोकस मांगता है। जब तक फोकस करके जो कंसंट्रेशन के साथ आप नहीं पढ़िएगा तो फिर जो है आपसे जो है कोई भी एग्जाम निकलने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम बहुत मेहनत मांगता है। और अभी के समय में अच्छी जॉब लेना अपने आप में एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि
जॉब मिल नहीं रही है और बच्चे लोग जो है दिन रात पढ़ते हैं और ऑनलाइन जो है पढ़ाई को और आसान बना दिया। ये चीज मान लिए इतनी जो कट ऑफ जाती है, क्यों जाती है? इसी ऑनलाइन के बदौलत जो है आज कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, सबका कट ऑफ बढ़ गया। क्यों? क्योंकि बच्चे घर बैठे अच्छी से अच्छी टीचर से जो है पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद जो है उनको सब कुछ मालूम हो जाता है और वो जाके जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आते हैं। तो जो अच्छा पढ़ के जाता है उसी का रिजल्ट होता है, इतना ही मान के चलिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब एक चीज था कि जो आप भार इधर लिखे थे, भार, तो उस भार का मात्रक क्या होगा? तो उस भार का मात्रक होगा न्यूटन। देखिए यहां पर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, भार का एसआई मात्रक। भार का एसआई मात्रक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? न्यूटन। न्यूटन एन। क्यों होगा न्यूटन? क्योंकि आप जानते हैं डब्ल्यू बराबर एम जी ना, ये एम जी होता है। ये हो गया मास, ये हो गया त्वरण। और एफ बराबर एम ए भी पढ़े थे आप लोग। तो एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, ये क्या था? ये फोर्स था। तो इसको जो है हम लोग जो है मीटर पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते थे और इसी को हम लोग न्यूटन भी बोलते थे फोर्स का। लेकिन अगर भार का हम लोग दूसरा मात्रक हम निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं? यहां पर देखिए केजी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख लीजिए आप लोग। दो हो जाएगा, भार का दो एसआई मात्रक होगा, एक होगा न्यूटन। अब देखिए ये एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। अगर आपसे पूछेगा भार का एसआई मात्रक क्या है, सीधे बताइएगा न्यूटन। क्यों? भार भी एक क्या है? फोर्स है, एक बल है ना, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन इसको अगर मान लीजिए न्यूटन नहीं दिया है और ये दिया है तो आंसर क्या मारिएगा? ये मारिएगा, भार ना। तो ये आपको बता दिए क्योंकि दिमाग में कभी आ जाता है क्वेश्चन कि सर ये नहीं बताए हैं, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। इसलिए चाहते हैं हम लोग कि छोटी छोटी बातों को जो है पढ़ लिया जाए ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। एक क्वेश्चन बनाइएगा, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर किसी वस्तु, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है, 60 केजी है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान एवं भार क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में जो आपको क्लियरिटी हो जाएगा, जो चीज अभी हम लोग पढ़े हैं वो पूरा पूरा आपको क्लियर होने की संभावना है। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात। गौर से सुनिएगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 60 केजी है, कितना केजी है? 60 केजी है, 60 केजी है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का द्रव्यमान एवं भार, देखिए दो क्वेश्चन पूछ लिए हम, इसमें हम द्रव्यमान भी पूछ लिए और भार भी पूछ लिए। कहां पर? चांद पर। जब हम उस वस्तु को चांद पर ले जाएंगे तब वहां पर जो है इसका भार और द्रव्यमान क्या होगा। अब गौर करिएगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है। अगर इसको हम सॉल्यूशन लिखते हैं, चंद्रमा पर द्रव्यमान पूछा है तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। गौर करिएगा, द्रव्यमान अगर 60 केजी पृथ्वी पर है तो पूरे यूनिवर्स के किसी भी कोना में उस वस्तु को ले जाएं फिर भी उसका द्रव्यमान कितना होगा? 60 केजी होगा। तो यहां पर लिखिएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 60 केजी। पहला आंसर हो गया आपका ये 60 केजी हो गया द्रव्यमान ना। अब हम बात करते हैं, ये पूछ लिया कि भार क्या होगा, चांद पर भार क्या होगा। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जी का मान यहाँ क्या है, वहां क्या है, आपको पहले ही पता है। देखिए पृथ्वी पर जो है इस वस्तु का द्रव्यमान इतना था, तो हम पहले पता कर लेते हैं कि पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना है, क्योंकि पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान दिया है ना। अब हम क्या निकाल लेंगे? भार निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखिएगा पृथ्वी पर उस वस्तु का भार, वस्तु का भार कितना हो जाएगा? तो भार आप जानते हैं क्या होता है? मास गुना एक्सेलरेशन, जी का मान। तो मास कितना है? 60, 60 केजी। और एक्सेलरेशन देखिए, जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया जाए
कि 9.8 लेना है, तो अपने मन से हम लोग क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर हम 10 दे देते हैं, 10। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 न्यूटन, याद रखिएगा। तो पृथ्वी पर इस वस्तु का भार कितना हो गया, 600 न्यूटन हो गया ना। क्यों, क्योंकि हम जी का मान कितना लिए, 10 लिए। अब यही भार को हम उठाकर कहां ले जा रहे हैं, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को हम ले जाते हैं चांद पर, तो वहां पर जी का मान 1/6 हो जाता है, यानी 1/6 हो जाता है। अब चंद्रमा पर उस वस्तु का भार बराबर, अब चंद्रमा पर वस्तु का भार क्या होगा, तो आप जानते हैं कि मास यानी mg, मास कितना है 60 kg, गुना अब जी का मान g/10, यानी वहां पर 10 दिए थे, यहां पर क्या देंगे, g/10 यानी 10/6, g/10 सॉरी g/6 यानी 1/6 हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया, जब इसको हम कट करेंगे कितना हो गया, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। देखिए इस क्वेश्चन से अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये समस्या जो है बार बार आपको आएगा, क्वेश्चन से आपको बार बार देखने को मिलेगा कि यहाँ पर द्रव्यमान इतना है तो वहां पर द्रव्यमान कितना होगा, वहां पर इतना न्यूटन जो है उसका भार है तो पृथ्वी पर कितना न्यूटन होगा। ये आपसे बार बार क्वेश्चन आता है, और एक बार अगर समझ गए तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए हम क्या बोले थे आपको, पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना आ गया, 600 न्यूटन आ गया। तो जब हम ऊपर ले जाएंगे चांद पर तो 1/6 हो गया गुरुत्वीय त्वरण, 1/6 हो जाएगा। तो जब 1/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। देखिए 6 गुना है ना, पृथ्वी पर 600 तो चांद पर 100। तो ये आपको जो है आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करेंगे भार और द्रव्यमान के बीच। जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना। इस समस्या को जो है हम भी जो है चाहते हैं कि सॉल्व किया जाए, क्योंकि वीडियो छोटा जितना रहे उतना जो है बेहतरीन रहता है और बच्चे जो है आसानी से उसको देख पाते हैं और नोट्स बना पाते हैं। लेकिन जब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है ना। अगले क्लास में हम जो है जितने भी और भी कॉन्सेप्ट कुछ बाकी है उसमें हम देखेंगे, जैसे हम प्लान वेग की चर्चा करेंगे कि पृथ्वी का प्लान वेग क्या होता है, चांद का क्या होता है, सूर्य का क्या होता है ना, फॉर्मूला क्या होती है, और कुछ क्वेश्चन के साथ हम अगले क्लास में मिलेंगे आपसे। और इस क्लास में तो क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि टाइम हो गया है थोड़ा सा ज्यादा। और जो भी क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन तो आपको हम बताए हैं और बहुत ही अच्छा तरीका से हम ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए हैं। इस पर थिंकिंग करिए, सोचिए ये क्वेश्चन में क्या था, क्या निकालना था ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको हम बताए हैं। और आपको ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा, आप बना ही दीजिएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। तो अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहिए ताकि आपको पढ़ने लिखने में और कोई भी समस्या हो तो देखिए होता क्या है, आपको हम बार बार कहते हैं कि आप जो है दोस्त बदल सकते हैं, दुश्मन बदल सकते हैं, दोस्त भी बदल सकते हैं और दुश्मन भी बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। इसलिए पड़ोसी से हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए ना, ताकि वो समय पर काम आए और आपको आगे बढ़ने में अच्छा लगे। क्योंकि देखिए आपका दिमाग अगर डिस्टर्ब हो जाएगा आप पढ़ नहीं पाइएगा। इसलिए जिन लोगों से आपको डिस्टरबेंस होती है उन लोगों से मिलजुल कर रहिए, इसी में आपकी भलाई है ना। और अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।